नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में विमर्श का कारण बना हुआ है, और वो कारण है अडानी और अडानी के पीछे पड़ी हुई दुनिया के साथ साथ भारत में उड़ चढ़ते और उतरते इनके स्टॉक्स। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या यह भारत के खिलाफ नफरत का माहौल है या फिर अडानी ने वाकई में कोई ऐसी चोरी की है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि इन्होंने अपनी बिजली बेचने के लिए भारत में उन 4 राज्यों के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी, जिन 4 राज्यों में केंद्र सरकार यानी एनडीए की सरकार नहीं थी। उन 4 राज्यों में नाम लिया गया है छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का, उड़ीसा का और जम्मू कश्मीर का। ऐसे में बड़ा सवाल, छत्तीसगढ़ नहीं है, सॉरी, तमिलनाडु का और यस, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का और जम्मू कश्मीर का। प्रश्न यह बना है कि इनके द्वारा सरकार के तरफ से, मतलब जो अपनी सरकारी बिजली पैदा कर रहे हैं उसे बेचने के लिए ये राज्य सरकारों के अधिकारियों को रिश्वत दिए थे, और यह आरोप लगा अमेरिका के अंदर, जिस पर हमने एक डिटेल सेशन किया था। हमने डिटेल सेशन में बताया था कि एक अमेरिका की छोटी सी कोर्ट के अंदर, एक छोटी सी अदालत के अंदर, अब कुछ लोग अभी भी साउंड की बात लिख रहे हैं के लिए ये राज्य सरकारों के अधिकारियों को अब आपको इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा भाई, इतना ही मैं साउंड के साथ कर सकता हूं, माफी चाह रहा हूं। मैंने माइक चेंज कर लिया है, उसके बावजूद भी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो मैं माफी चाहता हूं। एनीवे, तो जो आरोप इनके ऊपर अप्रूव नहीं थे, उन आरोपों के लिए इन्होंने बहुत सारे बयान सुन लिए हैं। फिलहाल के लिए इन्वेस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इन्वेस्टर समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कौन सी नैया में सवार है, क्योंकि जैसे ही आरोप लगे मार्केट के अंदर से जबरदस्त तरीके से पैसा साफ हुआ। पैसा साफ हुआ, इसके साथ साथ एक व्यक्ति का नाम और बाहर हुआ, और उस व्यक्ति का नाम था बाइडेन। चर्चा होने लगी कि अमेरिकी अदालतों ने यह नाम इसलिए लिया है, अमेरिका की एक अदालत ने इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने सत्ता में जो फिलहाल बैठे हुए बाइडेन हैं, इनकी प्रेजेंस में ही आने वाले ट्रंप की तारीफ कर दी थी। ना केवल तारीफ की थी, बल्कि एक कमिटमेंट कर दिया था कि आप जब राष्ट्रपति बनेंगे तब मैं $10 बिलियन का अमेरिका में निवेश लाऊंगा। बस ये तारीफ बोले बाइडेन को रास नहीं आई, और जो रास नहीं आई उसका परिणाम जो निकला वो इस समय मार्केट के अंदर बना हुआ है। बाय द वे, आपको ये तो पता होगा कि ये अमेरिका का पुराना पैतरा है कि वो दुनिया के देशों से जब बदला लेना चाहता है तो वो सैंक्शन खेलता है। आप में से बहुत से लोगों ने रूस के साथ इस दौर में हुए सैंक्शन को देखा भी होगा, जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और अमेरिकी सैंक्शंस का दौर शुरू हुआ। आप में से बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा भी होती है कि अमेरिकी सैंक्शन का मतलब क्या होता है। आप विचार कीजिए कि अमेरिका की एक अदालत में केवल आरोप लगे हैं कि अडानी ने रिश्वत दी थी, और वो रिश्वत भारत में दी थी। आरोप यह है कि अमेरिकी पैसे से दी थी। अमेरिकी पैसा कौन सा था ये किसी को कलर नहीं पता, किसी को यह नहीं पता कि यही पैसा कहीं ना कहीं गया था, लेकिन हां, आपने लगभग 2000 करोड़ के आसपास भारत में उन राज्यों में रिश्वत दी थी जिन राज्यों में केंद्र वाली एनडीए सरकार नहीं थी। ये आरोप अमेरिका में लगे, अमेरिकी अदालत में लगे, लेकिन फर्क भारत पर कितना बुरा पड़ा ये आप सब ने देख लिया। आप विचार कीजिए, जब किसी कंपनी पे सैंक्शंस लगते होंगे तो क्या होता होगा। इस रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान आप में से जिन भी लोगों ने रूसी कंपनियों पर लगे हुए बैन देखे होंगे, इतना ही नहीं, रूस छोड़कर कई कंपनियां चली गई थी, उसका असर आप में से बहुतों ने रूस पर देखा होगा। खैर, फिलहाल के लिए इनकी केवल एक न्यूज ने ही मार्केट में बहुत नुकसान पहुंचाया। मतलब अमेरिका के अंदर इनके ऊपर जो बैठी हुई जांच है, उस जांच जिसका अडानी मना कर रहा है, उसकी वजह से अडानी को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाय द वे, 2.25 लाख करोड़ का नुकसान अडानी का नहीं था, अडानी के साथ जिन लोगों ने शेयर्स खरीद रखे थे, यानी अडानी के जो शेयर खरीद रखे थे, उनका पैसा वाइप आउट हो गया। अब ये जो पैसा निकल कर चला गया, ये गया कहां? जो वैल्यू थी वो धार से नीचे आ गई। ये क्या तरीका है? टेक्निकली जिन्होंने अडानी के शेयर खरीदे थे उनका पैसा खत्म हो गया, उनका पैसा जीरो हो गया, यानी कि जहां जहां इनका मार्केट गिरा वहां वहां उनका पैसा गिरा। एक तरीके से क्या आपको यह नहीं लगता कि यह पैसा एक तरीके से भारत की जेब से निकलकर चला गया? यदि भारत की जेब से निकलकर चला गया तो बहुत बड़ा सवाल यह है कि भारतीय विषयों पर अमेरिकी कोर्ट बोलने वाली होती कौन है,
और अगर ये बोलने वाली होती है तो इसका प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक ही रहता तो समझ में आता, लेकिन भाई साहब इसका प्रभाव कितना व्यापक हुआ इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि जहां इनके यहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज ने अडानी को समन किया कि आप यहां आकर बयान दें, वहीं दूसरी तरफ अडानी के खिलाफ दुनिया भर के देशों में अपने अपने तरीके के मायने बाहर निकल के आने शुरू हो गए। आप विचार कीजिए कि अडानी की जब यह सूचना बाहर आई थी, उस सूचना के बाहर आते ही जहां 2.25 लाख करोड़ रुपए इनके साफ हो गए, मार्केट 20% डाउन हो गया। ये तो बस एक दिन महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आया था 23 तारीख को, जिसके बाद हमने प्रिडिक्शंस में भी आपसे यह कहा था कि ये चुनाव जो हाल ही में महाराष्ट्र में संपन्न हुए हैं, लोग इसे अडानी से जोड़कर देखेंगे और इसका परिणाम मार्केट को देखने को मिलेगा। 23 तारीख को जब रिजल्ट आए थे तब मैंने आपको यह सेशन किया था और मैंने आपको बकायदा इस सेशन में यह बात बोली थी कि इसका असर आने वाले समय पर आप देखेंगे कि चुनाव के रिजल्ट को अडानी से जोड़ेंगे, मंडे को शेयर उठेगा। मंडे को शेयर उठा, बाजार 7% उठा, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में 7% की बढ़ोतरी हुई। यानी एक प्रकार से अमेरिका के द्वारा भारतीय शेयर बाजार को पछाड़ने का जो काम हुआ रिजल्ट से जस्ट पहले, वो तो रिजल्ट का सपोर्ट था, लोगों ने एक विश्वास व्यक्त किया, इस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली कि इसका मतलब अडानी अभी तो कुछ अच्छा करेगा, हो सकता है उसी ने सरकार जिता दी हो। वो वाला फैक्टर कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के आ गया। यानी इस नेगेटिविटी में भी कि भाई ये तो महाराष्ट्र के चुनावों को प्रभावित किया है, बढ़िया ही आदमी रहा होगा, 7% का मार्केट फिर से ग्रो किया। लेकिन भाई 25 तारीख को ये ग्रो किया ही था। हमने इसके ऊपर मॉर्निंग के आधार पर, न्यूज के आधार पर सेशन किया। इवनिंग तक आते आते फिर मार्केट धराशायी हो गया। न्यूज बड़ी बनने लगी कि केन्या ने, जो कि एक अफ्रीकी देश है, उसने अडानी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेने से मना कर दिया है, या फिर यह कहिए कि अडानी के साथ जो डीलिंग है उसे रद्द कर दिया है, यह कहते हुए कि यह रिश्वत देकर काम किए होंगे, हम अपने देश में अडानी के साथ काम नहीं करना चाहते। आप इंटरेस्टिंग बात सोचिए, आपके ऊपर केवल आरोप लगा है, आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस आरोप में कितना नुकसान हुआ भारत का वो आपके सामने है। आपके इस व्यापार को कितना नुकसान हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केन्या के साथ आपकी डील टूटती है। एक बात बताइए, अगर ये केन्या के साथ व्यापार करता है तो उस व्यापार में जो मुनाफा होता है वो कौन से देश में जाकर के इकट्ठा होगा? टेक्निकली जब आप गूगल की, अमेजन की, फेसबुक की बात करते हैं, कहते हैं कि ये अमेरिकी कंपनी भारत में व्यापार कर रही हैं, भारत से पैसा अपने देश में लेकर जाती हैं, तो निश्चित ही भारतीय पैसा बाहर जा रहा है। ऐसे ही जब कोई भारतीय कंपनी बाहर जाके काम करती है तो वहां से पैसा कमा के अपने देश लाती होगी। ऐसे में केन्या के साथ डील होना ना केवल भारतीयों का पहले जो पैसा मार्केट में डूबा वो एक मैसेज था, बल्कि भारत जो भविष्य में आने वाला पैसा था केन्या से वो भी डूब गया। इसके साथ साथ जब केन्या से पैसा डूबा तो न्यूज तुरंत चलने शुरू हुई कि वो जो डील्स रद्द हुई हैं संभवतः अब वो चाइना को दे दी जाएंगी, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों इस समय पर केन्या में अपनी अपनी पावर दिखाने लग रहे हैं। अफ्रीका में अभी मोदी जी के द्वारा जो नाइजीरिया का दौरा किया गया था, उनसे 2 महीने पहले ही शी जिनपिंग वहां जाकर आए हैं। यानी इस समय अफ्रीकी देशों में भारत और चीन जा जाकर अपना प्रभुत्व जमाने लग रहे हैं। आप सोचिए, केवल एक छोटी सी खबर ने, जो कि आरोप मात्र की खबर थी, उसने केन्या से भारत का एक बड़ा ऑर्डर छीन लिया। अब इस ऑर्डर के बाद में फिर एक और खबर आती है, केन्या निकला, इतनी देर में बांग्लादेश बाहर आ जाता है। बांग्लादेश को तो मौका ही चाहिए था, क्योंकि यहां पर जो मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं वो तो बाइडेन के कहने पर ही चल रहे हैं, और उन्होंने यह आते ही कह दिया कि भाई मैं भी, जो बांग्लादेश में पहले शेख हसीना के समय पर डील हुई थी अडानी के साथ, उनको रिव्यू करूंगा। यानी एक प्रकार से अडानी ने केन्या में, अडानी ने बांग्लादेश में जितनी भी डील की थी उनको रिव्यू करने की बात कर दी। मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होने लगा कि भाई अडानी का इन्वेस्टमेंट पिट रहा है, अडानी के खिलाफ सेंटीमेंट तैयार हो रहा है। आप सोचिए कहां से शुरू हुआ है और कहां कहां तक फैल रहा है। अगेन जब यह बात निकल कर आती है तो आपको यह याद हो कि शेख हसीना को अपनी तरफ लाने का चाइना ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन जब चाइना के साथ ये नहीं गई तब इनके खिलाफ जो हुआ वो सबके सामने है। आज शेख हसीना भागी हुई प्रधानमंत्री हैं, आज वो अपने देश में नहीं है।
ऐसे में फिर से ये सारे के सारे टेंडर्स चाइना को मिलते हुए दिख रहे हैं। भविष्य के अंदर बांग्लादेश और चाइना की करीबी को और भारत के खिलाफ बांग्लादेश को तैयार होते आप आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ भारत के दक्षिण में श्रीलंका, जहां पर अडानी ने कोलंबो पोर्ट में निवेश किया हुआ था। देखिए, कोई भारतीय कंपनी विदेशों में जाकर व्यापार कर रही है। अक्सर हम भारतीय यही दुहाई देते आए कि हम गुलाम इसलिए बने थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हम पर राज करने के लिए, हमें गुलाम बनाकर लेकर चली गई। अब कोई भारतीय कंपनी थी जो केन्या जा रही थी, बांग्लादेश जा रही थी, कोलंबो जा रही थी, इजराइल जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, अमेरिका जा रही थी और वहां जाकर के व्यापार कर रही थी। व्यापार करके संभवतया जैसे अन्य कंपनियां पैसा लेकर अपने देश लौटती हैं, यह कंपनी भी पैसा लेकर लौटती, लेकिन एक ही आरोप ने सब तरफ इसका नुकसान पहुंचा दिया। कोलंबो प्रोजेक्ट भी अब अंडर स्क्रूटनी आ गया। जब ये सारी खबरें 25 तारीख को आई तो मार्केट फिर से अडानी का डाउन होने लगा। मतलब आप सोचिए, पहले खबर आई, मार्केट 20% गिरा, फिर चुनाव की खबर आई महाराष्ट्र की, मंडे के दिन थोड़ा मार्केट संभला, अडानी के शेयर 7% चढ़े। फिर अगले दिन मतलब 25 की शाम होते होते मार्केट फिर धराशायी अडानी का होना शुरू हो गया। इस बीच में भारत का अच्छा मित्र कहा जाने वाला फ्रांस भी, लेकिन वो सबसे पहले बात तो अमेरिका की मानता है, पिछलग्गू है ना, नाटो कंट्री है, वो तक बोल पड़ा कि मैं अडानी में और निवेश नहीं करूंगा। ऐसे में टोटल एनर्जीज ने अपनी तरफ से कहा कि हम अडानी के साथ अपने व्यापार रोक रहे हैं। मतलब एक साथ 25 तारीख को केन्या, फ्रांस, बांग्लादेश, श्रीलंका, इतने सारे देशों से धार धार बुरी बुरी खबरें केवल आरोप मात्र पे आने लगी। यह घटना हो ही रही थी, लेकिन हमारे देश में भी अडानी के खिलाफ जो माहौल था वो कम नहीं था। इस बीच में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने, जो कभी इन्हें 100 करोड़ रुपए डोनेशन के नाम पर तेलंगाना में दिए होंगे अडानी ने, उन्हें रिटर्न करने की बात कर दी कि नहीं साहब हम भी नहीं लेंगे, पता नहीं भ्रष्टाचार के पैसे से तो पैसा नहीं आ गया था। आयरनी देखिए कि हमारे देश में भ्रष्टाचार से सरकारें चली जाती हैं, भ्रष्टाचार से सरकारें बन जाती हैं, लेकिन डोनेशन का पैसा इस आरोप में कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, वो पैसा वापस कर दिया गया। यानी इसमें वो वाली बात है कि कब्र में, ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाए ताकि अडानी डूब तो रहा है और ढंग से डूबे, और अडानी को नुकसान पहुंचाने का नतीजा निकला। 25 तारीख को मार्केट 52 वीक के सबसे लो पर चला गया। यानी एंड होते होते मार्केट बुरी तरह गिरता चला गया। मतलब मार्केट 25 को जो शुरुआत में संभला, वो 25 की शाम होते होते, यानी शुरुआत में 7% की संभाल थी, शाम होते होते अपने 52 हफ्ते के सबसे लो पर चला गया। इन सब के बाद अगेन पैसा किसका गया? निवेशकों का गया। निवेशक कौन थे? भारतीय निवेशक थे। इंटरेस्टिंग बात इसमें एक कॉन्स्पिरेसी की और बनती है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। आप देखें कितना तरीके से अडानी ग्रीन्स, एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स, इन सब से 25 तारीख की शाम तक होते होते लगभग $55 बिलियन का मामला साफ हो गया। मतलब केवल एक आरोप ने $55 बिलियन साफ कर दिए। बाय द वे मैं आपको बता दूं ये $55 बिलियन कितने होते हैं, जितने में चाइना ने पूरा पाकिस्तान खरीद लिया। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी कुल लागत $60 बिलियन है, जिसके चलते शहबाज शरीफ हर चाइनीज को हाथ में लिए घूमते हैं कि कहीं ये मर ना जाएं, अदरवाइज चाइना वाले भाग जाएंगे और हमारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इन्होंने एक आरोप लगा के भारतीय बाजार से $55 बिलियन का नुकसान कर दिया। आरोप सत्य होंगे, प्रमाणित होंगे, किसी को कुछ नहीं पता है, बस किसी से खबर आई थी कि अडानी ने ऐसा किया है। सोचकर देखिए कि हम कितने क्षण भंगुर हैं, हम कितने फ्रगाइल हैं कि हमारे ऊपर एक आरोप लगा और हम बिखर गए। असल में हम भारतीयों ने इतनी गुलामी झेली है, अंग्रेजों की बातों को हमने वाकई में व्हाइट मैन्स को बर्डन के रूप में ही लिया है कि ये लोग बोलते हैं तो इसका मतलब सही बोलते होंगे, क्योंकि गोरा रंग हम पर इतना सवार है कि ये तो वाकई में ईश्वरीय अवतार हैं, इन्होंने बोला है तो सही होगा। आप उठाकर देख लीजिए ना, अगर आप पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो आप इंडियन पॉलिटी की किताब उठाकर देखें, वहां पर हम इंडियन पॉलिटी की किताबों में लिखते हैं आइवर जेनिंग्स के अनुसार, जेसी व्हीलर के अनुसार ऐसा ऐसा है। हम राजस्थान के लोग जब अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लिखते हैं कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। मतलब हम लोग विदेशियों से इतने प्रभावित हैं कि फाइहान ने हमारे बारे में यह कहा था, हम लोगों ने, दूसरों ने हमारे बारे में क्या कहा उससे हम मैगस्थनीज ने हमारे बारे में यह कहा था। मतलब हम इतनी बड़ी आबादी, हमारे बारे में किसने क्या कहा था, हम इससे इतने बड़े हो चुके हैं कि अब अमेरिका की एक कोर्ट ने हमारे बारे में यह कहा था कि अडानी ने आप ही के देश में किसी को रिश्वत दी थी, और हम एकदम फूट फूट के रोने लगे कि हाय, ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये क्या हो गया। और उसका परिणाम क्या निकला
कि पूरा की पूरा पैसा जेब से निकलकर चला गया। खैर कोई बात नहीं, इस बीच में भी अंबानी, इस अडानी के खिलाफ अमेरिका नहीं रुका। इनके पास में 3 बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं साथियों, मतलब इतने पर भी कि हां अभी तो इसे चोट पहुंचानी है। $10 बिलियन देने की बात की थी। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। अडानी ने ट्रूडो को, ट्रूडो बोल रहा हूं मैं बार में, ट्रंप को $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया था जब ट्रंप जीत कर आए थे कि मैं अमेरिका में इन्वेस्ट करूंगा। बाइडेन ने जाते जाते $55 बिलियन का नुकसान अडानी को पहुंचा दिया। इतने पर भी ये लोग नहीं रुके और इन्होंने क्या किया और वो सुनिए। इनके पास में 3 रेटिंग एजेंसीज हैं, 3 बड़ी अम्माएं हैं इस पूरी दुनिया में जो ये बताती हैं कि इन्हें पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको किसी से कर्जा चाहिए तो एक बीच में पंच बैठा हुआ है जो गारंटी देता है कि हां भाई देखकर लगता है कि यह आदमी सही व्यापार कर रहा है, आप इसको कर्ज दे सकते हैं। ये होती हैं रेटिंग एजेंसीज। रेटिंग एजेंसीज में 3 रेटिंग एजेंसीज हैं, एक का नाम है मूडीज, एक का नाम है फिच और एक का नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ऐसे में ही फिच ने और मूडीज ने इनकी रेटिंग गिरा दी और रेटिंग गिराते हुए इनको कहा कि भाई आपका आउटलुक नेगेटिव जा रहा है, मतलब अगर कोई इनमें इन्वेस्ट करने आ रहा हो तो इनमें इन्वेस्ट ना करे। मतलब चौतरफा तरीके से अडानी को घेरा जा रहा था। मुसीबत पता है क्या थी? मुसीबत यह थी कि एक भारतीय कंपनी बाहर जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हमारे देश में पॉलिटिकल सेंटिमेंट ऐसा है कि मोदी जी की वजह से जा रही थी, और मोदी जी की वजह से जा रही थी तो फिर मोदी जी का नुकसान हो तो अडानी का नुकसान हो। ऐसे में अगर मोदी और अडानी मित्र हैं तो भाड़ में जाए भारत वालों का पैसा, अडानी डूबना चाहिए और अडानी डूबेगा तभी जाकर के सभी को लाभ होगा। भाई साहब ऐसे में इनके खिलाफ जो सेंटिमेंट बनता चला गया, उस सेंटिमेंट में अडानी की जो फर्म्स हैं उनके खिलाफ नेगेटिव रेटिंग दे दी गई। स्टैंडर्ड पुअर्स, फिच एंड इनके द्वारा, फिच रेटिंग के द्वारा, मूडीज रेटिंग के द्वारा गिरा करके इनको पटका गया नीचे की और चलो नीचे, यानी कि पड़े हो तो लो और पटकनी खाओ। साफ पटकनी खाते रहे और इन्होंने पटकनी देते देते इनकी रेटिंग को गिराकर, ताकि कोई और इन्वेस्टर इनमें आए तो इन्वेस्टर ना आकर पहुंचे। आप सोचिए कि इन्होंने अडानी पोर्ट्स, इंटरनेशनल कंटेनर, इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, ग्रीन एनर्जी, इन सब के ऊपर रेटिंग्स में अपनी तरफ से रेटिंग्स दे दी कि साहब ये तो नेगेटिव प्रोफाइल में चली जा रही हैं। इंटरेस्टिंग एक जानकारी यहां पर और है जो कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करती है, और वो ये है कि अमेरिका के द्वारा यह संस्थागत तरीके से पहले से विचार किया जा रहा था। हाल ही में कुछ लोगों ने इस तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है। आपको पता हो तो हिंडनबर्ग के बारे में तो आपको पता था कि हिंडनबर्ग ने जब अडानी पर चोट किया तो शॉर्ट सेलिंग की बात की थी। शॉर्ट सेलिंग में मतलब हिंडनबर्ग ने गिरते हुए मार्केट से पैसा कमाया था। लेकिन अमेरिकी एजेंसीज इस तरह से अडानी को केवल मारना चाह रही थी या फिर और भी पैसा कमाना चाह रही थी, इसके बारे में तसल्ली से सुनिए। देखिए पिछले ट्रेंड्स बता रहे हैं कि इस घटना के होने से पहले जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते थे उन्होंने बड़ी मात्रा में पैसा निकाला है, जिन्हें आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, जिसके बारे में हमने अपनी पाठशाला के ट्विटर हैंडल पर भी यह सारी जानकारी डाली हुई है। इन्होंने हाल ही में इस घटना के होने से पहले बहुत सारा पैसा मार्केट से निकाला है। आप देखिए ये जो सारी की सारी रेट्स हैं ये नीचे की तरफ आती जा रही हैं। मैं आपको आंकड़े बताऊं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अडानी के स्टॉक्स में से एफआईआईज ने अभी के समय पर, मतलब हिंडनबर्ग के बाद की बातें हैं, सितंबर 24 तक एफआईआईज ने अडानी एंटरप्राइजेस में 11% ही अपना इन्वेस्टमेंट रखा। पहले 17.5% हुआ करता था। आप लोगों को क्या पहले से पता था क्या कि अडानी के खिलाफ अमेरिका कुछ प्लान कर रहा है? बड़ा सवाल है ये। एफआईआई 17.5% से लेकर के 11.5% पर पहुंच रही हैं। ऐसे ही जो मार्च 2023 में 17.5% थी, इसी तरह से एफआईआई के अंदर एफआईआई ग्रीन जो है वो 15.2% पर आ गया 17.1% से। ऐसे ही और जो है उनमें 18% से 15.2% पर आया। यानी एफआईआई इस घटना के होने से पहले ही पैसा निकाल रही थी। मतलब आप में से कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि ये होते क्या हैं। होते क्या है मैं बताता हूं। अमेरिका जैसे देश में क्या होता है कि वहां के लोग जो बहुत सारा पैसा अपने पास रखते हैं वो ऐसे मार्केट में पैसा लगाते हैं जहां पर मार्केट बहुत जल्दी से पैसा बना ले। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इस दौर में पैसा खूब बनाया है। जो ट्रेड करने वाले लोग हैं ना, इंट्राडे करने वाले, फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वालों ने इस पूरे 5-7 दिन के क्रम में बहुत पैसा बनाया है। जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्होंने पैसा गंवाया भी बहुत है। बनाया किन्होंने है? जिन्हें यह पता है कि जैसे ये रेटिंग नीचे आ रही है तो नीचे आ रही है तो इसकी वजह से मार्केट नीचे जा रहा है,
तो उसमें नीचे जाकर के भी वो पोजीशन लेकर के पैसा बना रहे थे। वहीं दूसरी ओर कि अब महाराष्ट्र का इलेक्शन आया है, इसका रिजल्ट सकारात्मक है तो सुबह मार्केट चढ़ेगा, उस पैसे को चढ़ते हुए भी पैसा बनाया है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत से लोगों ने इस पूरी घटना के दौरान खूब पैसा बनाया। एफआईआई और बड़े लेवल पर करते हैं, ये बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, इनको पता है कि अडानी गिरेगा, अडानी गिरेगा, पहले से ही पैसा निकाल लो, जब गिरेगा तब इस पैसे को वापस लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, अडानी चढ़ेगा, अडानी चढ़ेगा तो हमारा पैसा बड़ा हो जाएगा। असल मायने में मैं अभी इन दिनों जितनी भी जगह पर ये ट्रेंड फॉलो कर रहा हूं, एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन निकला जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लोगों के बीच में एक चर्चा हो रही है और वो ये है कि अडानी में पैसा लगाने का एक सेट ट्रेंड है, और वो क्या है कि अडानी जैसे ही ऑल टाइम हाई तक पहुंचने लगे उससे जस्ट पहले अडानी का शेयर बेच दो, क्योंकि अमेरिका उसके शेयरों को तोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत बढ़िया राइड मिलती है, यहां पर इतना बढ़िया पैसा कमाते हैं। जब मार्केट चढ़ रहा है ऑटोमेटिक जब लास्ट पे पहुंचने वाला है अमेरिका कोई ना कोई भंडा फोड़ देगा। पहले हिंडनबर्ग फोड़ दिया, फिर कह दिया कि सेबी की चीफ चोर है, फिर तीसरी बार में यहां के कोर्ट ने मात्र आरोप लगा दिया। इनको पता है कि अडानी इतना वॉलेटाइल है, और वॉलेटाइल क्यों है, क्योंकि भारत की राजनीति में अडानी के रोज नारे लगते हैं, तो ऐसे में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वॉलेटिलिटी को देखते हुए वो लोग बस इतना सा पत्थर मारते हैं और हम खट से भंगुर होकर नीचे गिर जाते हैं, शीशे की तरह टूट जाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने क्या ट्रेंड बना लिया है कि जब अडानी का शेयर चढ़ने वाला हो उस समय एंड पे पहुंच के थोड़ा पहले ही, क्योंकि बाद में अमेरिका तोड़ेगा इसको, बोले पिछले 5-7 बार से ऐसा हो रहा है, और जब ये अडानी बिल्कुल नीचे आ जाए तब इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना लो, क्योंकि उठना भी तय है। क्योंकि भारतीयों को भी अब ये बात समझ में आ गई, क्योंकि केवल खेला एफआईआई ही नहीं खेल रहा, इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी खेल रहा है, वो भी अपने लेवल पर इसमें पैसा लगा रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी लगा रहा है। तो बोले ऐसे में इसको पैसा लगा के उठा दो। तो यहां पर इंट्राडे वाले हों या फिर ये एफआईआई हो या डीआईआई हो, इन्होंने इसमें पैसा भी खूब बनाया है। पिस कौन गया, जो सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा था, नहीं साहब ये तो अडानी जी है, ऊपर ही रहेंगे क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद है, तो वो धार से नीचे आ गए, नप गए। यहां पर ये जो राइड खेलना सीख गए थे, जैसे होता है ना ज्वार भाटे जब आ रहे होते हैं कि ज्वार के साथ तैर के ऊपर आ जाओ, भाटे के साथ पीछे चले जाओ, जो खेलना सीख गए वो तो इसके आनंद ले रहे थे, बाकी बहुतों का इसमें नुकसान हो गया। अभी की न्यूज क्या है, इस पूरे खेले में इंडियंस ने जब मार्केट को समझा कि ये पूरा खेला हो रहा है, इस बीच में अडानी बाहर आते हैं और आकर के अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते हैं कि देखो हमने जो पैसा लगाया वो पैसा किन किन राज्यों में लगा, पहले तो ये है। दूसरा, जिन राज्यों में लगा उन राज्यों के अंदर पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तमिलनाडु में डीएमके की जो इंडिया का गठबंधन था, उड़ीसा में बीजेडी की सरकार थी जिसके खिलाफ बीजेपी चुनाव लड़ी थी, आंध्रा के अंदर वाईएसआर कांग्रेस का शासन था, उनके खिलाफ आरोप लगा है। नंबर 1, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए तो सेबी जांच कर रही है। सेबी ने कहा है कि हम जांच करेंगे कि साहब क्या हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न यह बनता है कि अगर एक व्यक्ति ने, जो कि रिपोर्ट में कहा गया, अमेरिकी रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि अडानी इन सरकारों से जाकर मिले थे कि साहब हमारी बिजली खरीद लो, तो कोई व्यक्ति अपना माल बेचने के लिए मिलना गुनाह है क्या? इस बात पर मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखो, अमेरिका में इस प्रॉपर तरीके को, इंडिया वाले तो भ्रष्टाचार के नाम पर, मगर इंडिया वालों का तगड़ा राग है, अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हो और पकड़े नहीं गए हो तो आप बुद्धिजीवी साहूकार कहलाओगे, और पकड़े गए हो तो भ्रष्टाचारी। और हमारे इंडियंस इस तरह से हैं कि यदि कोई भ्रष्टाचार करके पकड़ा गया है, बताइए कैसी हरकत करता था, और आपको पता है कि वो भ्रष्टाचार करता है लेकिन पकड़ा नहीं गया है, अरे सर आप कितने अच्छे आदमी हैं। हम लोग इस तरह के दोगलेपन में जीवन जी रहे हैं। अमेरिका में इसको बकायदा लॉबिंग नाम दिया गया है। लॉबिंग क्या है? आपको माल बेचना है, आप जाइए और सरकार की लॉबिंग करिए, मतलब आप अपनी तरफ से सरकार की नीतियों को प्रभावित कर दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका के अंदर टैक्सेशन हो, डेटा प्रोटेक्शन हो, ऑनलाइन सेल टैक्स का बिल हो, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो, इन सबके लिए लॉबिंग होती है, और लॉबिंग्स पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं, मिलियंस ऑफ पैसे खर्च किए जाते हैं कि जाएं और कंपनियां अपने स्तर पर मंत्रियों को समझाने के लिए पैसा खर्च करती हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से कंपनियों के फेवर में बुलवाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट्स चलाए जाते हैं, मंत्रियों को साथ में कुछ गिफ्ट्स देने होते हैं, तो मिलियंस ऑफ डॉलर और काहे पे खर्च होगा? आप ऐसे सोचो, यूएस की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, उनका 2015 के अंदर जो लॉबिंग एक्सपेंडिचर था ना यूरोपियन यूनियन के सामने, आप उसको देखकर हैरान रह जाएंगे। गूगल ने 4.25 मिलियन डॉलर खर्च किए थे, यूरो खर्च किए थे, मिलियन यूरो खर्च किए थे अपने पक्ष में, ताकि यूरोपियन यूनियन में माहौल बने।
इसको क्या कहोगे? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं कहलाएगा? अंग्रेजी में शब्द आपने लॉबिंग दे दिया, लेकिन खर्च आपने किस पर किया? अपने पक्ष में फैसले लाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, फेसबुक, क्वालकॉम। लेकिन वही वाली बात है, अमेरिकी कंपनी करें तो इसे लॉबिंग कहते हैं, और भारतीय कंपनी अगर लॉबिंग कर गई तो इसे भ्रष्टाचार कहते हैं, और वो भ्रष्टाचार मार्केट को बुरी तरह तोड़ता है। ठीक है, खैर ये सारी की सारी वो न्यूज है जिसमें आप लॉबिंग के ऊपर हुआ खर्चा देख रहे हैं कि इन्होंने इन्फ्लुएंस करने के लिए कितना पैसा खर्च किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितनी रक्षा डील होती है ना, भारत के अंदर हो या विदेश भर के अंदर हो, हर कंपनी अपने स्तर पर प्रभावित करने का प्रयास करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार खुद इस बात का जिक्र किया था अपने एक चुनावी भाषण में कि जब हम राफेल से डील कर रहे थे, जो कि सरकार के थ्रू आया था, फ्रांस के थ्रू, तो उसके दूसरे जो राइवल्स थे वो अपने लेवल पर लॉबिंग करने आए राफेल की बुराई करवाने के लिए, और हो सकता है कि उन लोगों ने पैसे दिए हो अपोजिशन को कि राफेल के खिलाफ माहौल बनाओ, और माहौल बनाओ ताकि ये डील रद्द हो जाए और उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट बने। यहां पर प्रधानमंत्री का यह भाषण 9 जनवरी का है 2019 का, जिसकी कटिंग आप देख रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि मिडिलमैन क्रिश्चियन माइकल अरेस्ट किया गया था अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर केस में, वाज लॉबिंग फॉर फ्रेंच मैन्युफैक्चरर राफेल्स राइवल इन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट डील। मतलब प्रधानमंत्री ने पब्लिक में यह बात मेंशन की कि भाई ऐसा हुआ था कि जब हम लोग खरीदने जा रहे थे राफेल, तो उस समय एक अगस्ता वेस्टलैंड का मिडिलमैन था, बिचौलिया था, जिसका नाम था क्रिश्चियन माइकल। वो गिरफ्तार हुआ था, जो कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर केस के अंदर भी पकड़ा गया था। वो व्यक्ति यहां पर राफेल के खिलाफ लॉबिंग कर रहा था कि राफेल ना ले भारत सरकार, कोई दूसरी ले। तो हो सकता है कि इसने अपोजिशन को पैसे खिलाए हो ताकि भारत में राफेल के खिलाफ सेंटीमेंट बने। ये प्रधानमंत्री का बयान है। अब सुनिए, यहां पर ये जो अगस्ता वेस्टलैंड है ना, ये कहानी क्या है वो भी जान लीजिए। देखो, भारत में ना एक बार वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए अगस्ता वेस्टलैंड नाम से हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हुई थी 2013 के अंदर। उसमें पता चला था कि अगस्ता वेस्टलैंड ने उस समय की कांग्रेस लेड जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में 2.5 बिलियन रुपए रिश्वत के रूप में बैंक अकाउंट्स में मंत्रियों अधिकारियों के यूके और दुबई के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए थे। ये विकिपीडिया पर पेज पड़ा हुआ है, एक बार अगस्ता स्कैंडल के बारे में सर्च कर लेना। ये बड़ा मामला निकला था, वीवीआईपी चॉपर के अंदर घोटाले की बात निकल कर आई थी। मतलब दुनिया भर के देश अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाकर अपना माल बेचते हैं। मैं आपके सामने अडानी ने भ्रष्टाचार किया इसकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात इसकी हो रही है कि ये लोग जब खुद करते हैं तो इसे लॉबिंग कहते हैं। और अगर किसी देश व्यक्ति ने अपने देश में कुछ कर लिया तो अपने यहां बैठी हुई 3 बड़ी अम्माएं फिच से, मूडी से, स्टैंडर्ड एंड पुअर से उसकी रेटिंग गिरवाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर से सारे ट्रेड रुकवा देते हैं। ये सैंक्शन नहीं तो और क्या है। मतलब आप सोचकर देखिए कि इसने यही तो कहा था कि ट्रंप आप बहुत तगड़े आदमी हो, आपकी मैं प्रशंसा करता हूं और आपको $10 बिलियन दूंगा। भाई साहब $60 बिलियन तो अब तक इसके निकाल चुके हैं ये लोग। मतलब आप सोचकर देखिए किस तरह से इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर ये जो वर्चस्व पर बैठे हुए लोग हैं ये काम करते हैं। समझदार भारतीय होने के नाम पर समझदारी करिए। यह बात सत्य है कि आपको निवेश करना है नहीं करना है आपका अपना पार्ट है। आपको अडानी पकड़ने नहीं गया कि आप उसके लिए पैसे खर्च करें। अडानी आपसे वोट मांगने भी नहीं आया कि उसके लिए वोट करें। पर यह बात समझें कि ये दुनिया के लोग जब खुद करते हैं तो उसे ये बड़ी इज्जत से लॉबिंग कहते हैं। लेकिन अडानी खुद के देश में किसी को पैसे दिया है, इवन पैसे दिया है तो भी जांच का विषय है, और ये जांच सीबीआई को करनी चाहिए कि क्या वाकई में अडानी ने पैसे दिए हैं। सेबी को भी करनी चाहिए, क्या वाकई में अडानी ने उन लोगों को पैसे दिए हैं। अपोजिशन को यह मांग उठानी चाहिए कि जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां पर अगर अडानी ने पैसे दिए हैं तो जांच की जाए, ताकि अपोजिशन भी पूरे क्लियर हार्ट के साथ बाहर निकल कर आए कि भाई हम पर कोई दाग नहीं लगे। ऐसे में ये सब बातें लेकिन हमारे अंदर की बात है, हमारे देश के भीतर की बात है। लेकिन झकझोर किसने दिया? जो बाहर बैठा आदमी है। लेकिन फिर भी भारतीय हर दिन समझदार होते हैं। हर दिन जब उनको यह एहसास होता है कि कोई हमेशा हमारे साथ कुछ खेला खेल रहा है, तो आपको मैं आज शाम की खबर पढ़ा रहा हूं। शाम को मार्केट क्लोज होते होते की खबर है कि अडानी के स्टॉक्स में फिर से 20% का इजाफा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कई शेयर्स में तो अपर सर्किट लगी। इवन अडानी ग्रीन्स जिसका यह मामला था उसमें तो अपर सर्किट तक लगी। मतलब मार्केट उसका उठा और उठ करके टॉप एंड पर चला गया। मतलब ग्रीन वापस से उठा, अडानी शेयर वापस से उठा।
उठा है तो ये फिर से पटक नहीं देंगे। मेरा तो कुल जमा आपसे केवल इतना कहना है, जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं बहुत ही कॉन्शियस होकर के काम करें, लेकिन हां जिन्होंने पैसा बनाना है ना, वो बढ़िया पैसा बना रहे हैं। जो ये खेला समझ गए कि क्या चल रहा है, वो लोग चाहे भारत में बैठे हो चाहे विदेश में, बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं, बढ़िया से शेयर खरीद रहे हैं। डीमैट अकाउंट्स में शेयर खरीदे जाते हैं और उसका एक लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी आपके लिए पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फोटो वेरिफिकेशन, सब फीचर अनिवार्य होते हैं। तब जाकर सरकारी रूप से, अधिकृत रूप से आपका अकाउंट खुलता है, तभी जाकर आप शेयर परचेज कर पाते हैं। फैसले आपके हैं, आपको कैसे लेने हैं, लेकिन हां आहत होने से पहले अपने आप को थोड़ा मजबूत करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध हैं हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें इकोनॉमिक्स ढंग से जाकर पढ़ सकते हैं। चारों सब्जेक्ट हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पर अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। थैंक यू सो मच।